evening, everyone. Good evening. Rishabh, Aryan, Guru, Jimmy, and Kaushalendra, Ram Lakhan, Rutvi, Rajal, Utsav, Ansh, Krish, Shreya, Kuldeep, Bhairvi, Jay, Sneha, Harsh, दिव्यांशु. कमेंट अबाउट द स्ट्रीम सबसे पहले कि कैसी स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसके बारे में एक बार कमेंट करो. और बीच में एक बार मैं देख लेता हूँ, ओके, बीच में एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैसी स्ट्रीम है, क्योंकि स्ट्रीम की क्वालिटी की प्रॉब्लम एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगी आई थिंक, है ना. तो जस्ट कमेंट अबाउट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के बारे में कमेंट करो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम. और तब तक मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, गूगल पे जाके एक बार चेक करना है कि कैसी स्ट्रीम हो रही है. ओके, कमेंट अबाउट द स्ट्रीम. आई थिंक सही है ना, आई थिंक सही. अपलोड स्पीड लिटिल बिट लो होने की वजह से क्वालिटी, बट है ना, इट्स परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट, ठीक है. तो शुरू करते हैं अपना. आज का दिन मैंने ग्राफ स्पेशल रखा है. और अच्छा, बातें शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं तुम्हें, एक बहुत छोटी सी बात है टेस्ट के बारे में, ठीक है. टेस्ट का एक जो पैटर्न है हम लोग ये, और हाँ, टेस्ट का जो पैटर्न है वो थोड़ा समझ लो. और ये टेस्ट लर्निंग के लिए है, ये जो भी टेस्ट है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए है. और ये बहुत इफेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि मेरे पुराने एक्सपीरियंस के साथ, जो मेरे पुराने भी बहुत पुराने बच्चे हैं, मतलब कुछ जो अब जिन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, एक दो बच्चे हैं, तो मतलब यू कैन से कि 15-20 साल पुराने बच्चे भी इस तरह के पैटर्न की टेस्ट की बहुत तारीफ करते हैं कि इस तरह के टेस्ट से बहुत फायदा होता है. तो यहाँ पर ये जो टेस्ट लेने का मोटिव है, वो एक बात समझना, तुम्हें सिर्फ सिखाना है, चीजों को सिखाने में हेल्प करना है. उसके बेस पर तुम्हें प्रमोट करना, जैसे स्कूल में एक टेस्ट होता है, वो तुम्हें प्रमोट करने के लिए होता है, पास करने के लिए, फेल करने के लिए. इस टेस्ट का वैसा कोई पर्पस नहीं है ना, इस टेस्ट का. इसीलिए सारे टेस्ट के मार्क्स जो है वो एक साथ ऐड होंगे. अभी कमेंट में नहीं पढ़ रहा, हाँ फिलहाल ठीक है, बाद में कैसी होगी मुझे भी नहीं पता, जब बदल जाए तो देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ करना है ना. जैसे ये स्ट्रीमिंग, अभी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी के साथ कुछ दिन तो कंप्रोमाइज हल्का फुल्का करना पड़ेगा, कि जब तक, क्योंकि आज जो है वो नेट का वायर लग गया है, तो एक दो दिन में कनेक्ट कर देगा, तो आई थिंक विद इन वीकेंड सही हो जाएगा. तो फिलहाल इस टेस्ट का जो पर्पस है वो लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करना है. तो कोई भी बच्चा इस लिए परेशान ना हो कि मार्क्स ये फलाना ठिकाना ये है, एग्जाम में क्या होगा ये है, उससे कोई मतलब नहीं. इसका पर्पस सिर्फ लर्निंग है. और एक बहुत स्पेशल टाइप का टेस्ट है जिसको मैं क्लासरूम में लेता था, उसी को मैंने व्हाट्सएप में कन्वर्ट किया है. क्लासरूम में भी मैं ऐसे ही टेस्ट लेता था. क्लासरूम में एक क्वेश्चन देता था, सारे बच्चों को पेपर में करना होता था, फिर सारे बच्चे पेपर सबमिट करते थे और एक क्वेश्चन सबका चेक करता था, फिर सभी के मार्क्स एक साथ ऐड होते थे, ठीक है. मैंने शायद 1 या 2 पेपर होम टेस्ट के चेक करके तुम्हें दिए हैं. अब तुम्हें एक काम इसमें करना है जिसको समझ लो ध्यान से. तुम्हें जैसे जो रिप्लाई किया है बहुत सारे बच्चों ने, आई थिंक पीछे कहीं रिप्लाई किया और मैंने डिलीट मार दिया. तुम्हें जो रिप्लाई करना है, एक तो तुम्हें अपने जितने भी पेपर में चेक करके दूं वो सब एक साथ इकट्ठे करने हैं. ऑफलाइन में भी बच्चे ऐसे ही करते थे. ऑफलाइन में बच्चे क्या करते थे, सारे पेपर एक साथ इकट्ठे करते थे, फिर एक साथ मार्क्स फीड करवाते थे. उसी को मैं ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं. उसी को ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तुम आराम से
इसके सारे पेपर जितने भी मैंने चेक करके दिए हैं वो एक साथ इकट्ठे कर सकते हो, है ना, डाउनलोड करके। अब तो मोबाइल में इमेज के फॉर्म में, तो एक एक साथ उसको कलेक्ट कर लो, वही तुम्हारे नोट्स हो जाएंगे। वो सबसे अच्छे नोट्स होंगे, क्योंकि तुमने जो किया है उसी का रिकॉर्ड बेस्ट नोट्स होता है। तो जो बच्चे नोट्स के लिए कह रहे हैं उससे अच्छा कोई नोट्स नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो एफर्ट है उसमें कलेक्ट होगा। फिर जब 4-5 पेपर इकट्ठे हो जाए तो मेरे को 4-5 पेपर कंबाइंड करके भेज दो। आई थिंक तुम्हें कंबाइन करके इमेजेस भेजना आता होगा, मैं जैसे भेजता हूं 4-5 इमेज एक साथ भेज दो, है ना। और खुद ही, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, कभी कभी मैं एक एक बच्चे को 2 बार मार्क्स फीड कर देता हूं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं सर आपने कम मार्क्स दिए हैं, हमारे मार्क्स ज्यादा हैं। तो फिर मुझे उनसे पेपर मंगवाने पड़ते हैं, है ना। पेपर लाओ, कौन कौन से पेपर हैं दिखाओ मुझे, कितने मार्क्स मैंने दिए। तो उसको मैं पहले ही कर रहा हूं। हाँ, यू कैन कुछ भी कर सकते हो, एक फोल्डर बना सकते हो, 4-5 पेपर इकट्ठे कर सकते हो, और मुझे 3-4 पेपर एक साथ सेंड करोगे, और नीचे लिख दोगे अपना जो सीरियल नंबर है। एक्चुअली में तुम्हारे रोल नंबर से सीरियल नंबर अलग है। सीरियल नंबर एक्चुअली में मुझे तुम्हारे, अगर तुम्हारा नंबर पता होगा, जो मैंने एक रिजल्ट दिया है, जो मैंने नाम फीड किए हैं, अगर तुम उसमें सीरियल नंबर बता दोगे तो मुझे मार्क्स ऐड करने में आसानी होगी। और मैं सारे टेस्ट के मार्क्स एक ही फोल्डर में ऐड करूंगा, उसी रिपोर्ट में सारे टेस्ट। इसीलिए मैक्सिमम मार्क्स का कंसेप्ट नहीं है, सारे टेस्ट के मार्क्स उसी में ऐड होते जाएंगे। तो कौन अच्छा कर रहा है कौन बेकार कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे वो एकदम पूरा रिजल्ट डे बाय डे, डेली टेस्ट होगा, और डे बाय डे तुम्हारा परफॉर्मेंस तैयार होगा। तुम्हारा परफॉर्मेंस कभी अच्छा होगा, तुम टेस्ट अगर छोड़ दोगे तुम्हारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा, करोगे इस तरह से। तो ये पूरे साल का जो एक साथ रिकॉर्ड है, और बेस्ट एनालिसिस होता है, ये बेस्ट एनालिसिस होता है, ये पूरे साल तुम कितना काम करते हो उस सब का रिकॉर्ड है। तो मैं ऐसा नहीं, मतलब मुझे एग्जाम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करता है और एक आध महीने पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आता है 90%। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोज पढ़ाई करनी चाहिए और रोज का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो जेई नीट में होता है वो तुम्हारी डेली अभी की पढ़ाई काम आएगी, डेली पढ़ाई। जेई नीट में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ो और तुम्हारे मार्क्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेली तुम कैसे पढ़ाई करते हो वो इंपॉर्टेंट है, डेली कितना सीखते हो। तो ये डेली टेस्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 टेस्ट के मार्क्स एक फोल्डर में लगाओगे और मुझे लिख दोगे कि अपना सीरियल नंबर और मार्क्स, बस नाम ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। मान लो सीरियल नंबर तुम्हारा 2 है, 2 और टोटल मार्क्स 30, और वो सारे पेपर मैं देख लूंगा कि तुमने ठीक से ऐड किया है कि नहीं किया है। तो 5 पेपर के मार्क्स वो भेज दो। फिर सारे पेपर, फिर एक ही और पेपर आ जाए, सबको एक ही फोल्डर में इकट्ठा करना है, क्योंकि कभी भी डिस्प्यूट होगा तो मैं यही कहूंगा तुम अपने सारे पेपर दिखाओ। और आजकल तो डिजिटल फॉर्म में बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं, तुम 1000 पेपर भी स्टोर कर सकते हो। तो वो कोई सब एक जगह स्टोर करोगे, एंड वही तुम्हारे नोट्स हैं। एक है नील बच्चा कह रहा था नोट्स बनाने को, नोट्स वो तुम्हारे नोट्स है जो तुम खुद अटेम्प्ट करके पेपर करोगे, उनको अपने नोट्स की तरह संभाल के रखो, वही परफेक्ट नोट्स है तुम्हारे। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। मैं अब शुरू करता हूं। तो आज हमने ग्राफ स्पेशल दिया है, और जब मैंने पहले दिन शुरुआत की थी फिजिक्स पढ़ाने की, तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ पढ़ाया था, सबसे पहले तो मैं डेस्मो का इंट्रोडक्शन दिया था, और आज फिर से एक ग्राफ का स्पेशल दिन आ गया। ठीक है, आज फिर से ग्राफ का एक स्पेशल दिन आ गया। ग्राफ के बारे में जो भी तुम्हें बताना है वो मैं बता चुका हूं, उसमें कुछ नया नहीं बताना है। स्ट्रीम के बारे में कमेंट करते रहना, स्ट्रीम फाइन है कि नहीं फाइन है। तो ग्राफ के बारे में जो भी मैंने बताना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, जो भी मैंने बताना है वो सब बता दिया है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊं या इस पे जाऊं? चलो डेस्कटॉप पे जाता हूं। हाँ, तो ग्राफ के बारे में जो भी मैंने बताना है वो सब कुछ बता दिया है, इस पे भी चलेगा। चलो जो भी आ जाए ना, एक बार हम ग्राफ के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन है एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। और अगर कोई बात नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, परफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। सब पुराने लेक्चर में है। ग्राफ के बारे में जो हमने डिफरेंट तरह के ग्राफ पढ़े हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं एक्सटी ग्राफ की बात कर लेता हूं, है ना। तो पहले हमें एक्सटी ग्राफ मिलेगा। तो अगर मैं एक्सटी ग्राफ की बात करूं, एक्सटी ग्राफ, है ना,
एक्सप्लेन मुझे उसी से करना है, dx अपॉन dt से। सब कुछ एक ही चीज से एक्सप्लेन होता है ना। xt ग्राफ में एक्सप्लेन कैसे करना है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt से, है ना, dx अपॉन dt से, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt से। ठीक है, dx अपॉन dt से कुछ भी नया नहीं होगा। तो कुलदीप यही कहेगा कि बार बार वही चीज पढ़ा रहे हैं, तो बार बार वो सब आएगा तो क्या करूं। एवरेज वेलोसिटी होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूं, यही सब लगेगा, है ना। तो ये चीज क्या है, बार बार वही चीज है, वही दो फॉर्मूले रोज मैं बताऊंगा। तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। शॉर्ट में लिख लो, अगर यही इनको नोट समझो तो नोट समझो, मगर मैं इन्हें नोट्स नहीं मानता क्योंकि ये रोज यूज करना है, तो क्या नोट्स, मतलब जो चीज रोज ही यूज करनी है तो उसको रटने से रट अपने आप ही जाएगा, इसको लोग नोट्स कहते हैं। तो तुम्हें लगता है तो कर लो, ये तो इतना यूज होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बस, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। आई थिंक इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। और ऐसे ही ये क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये तो उसी से ये निकाला था, इसी से ये निकाला था। स्लोप ऑफ कॉर्ड ये भी मैं ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं याद ही होगा। तो ये तो हो गया एक्सटी ग्राफ में। एक्सटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो कुछ भी नहीं होता, एरिया अंडर एक्सटी कर्व कुछ भी नहीं आता, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ भी नहीं आता। तो एक्सटी ग्राफ होगा, ये बेसिक से याद रखोगे। और कोई भी नया ग्राफ हो उसको इसके बेसिस पे एनालाइज कर लोगे, b इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और इसके बेसिस पे एनालिसिस कर दोगे। फिर आता है vt ग्राफ। vt ग्राफ है ना, xt ग्राफ में x वर्टिकल एक्सिस पे होता है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। शक्ल को मैं इधर ले जाता हूं, थोड़ा सा मैं किनारे हो जाऊं। हाँ, सो ओके, तो ये xt ग्राफ टाइम हॉरिजॉन्टल होगा, x वर्टिकल होगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। फिर हम बात करें vt ग्राफ की, हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं चीजों को, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, सब मैं बता चुका हूं। और इसको कैसे याद करेंगे, वही दो फॉर्मूले, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और है ना, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहां पर एक और फॉर्मूला आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। वेक्टर तुम्हें लगाना लगा सकते हो, हर जगह जो वेक्टर है वहां पे यू कैन, अभी वेक्टर सिखा दिया तो वेक्टर लगा सकते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में जरूरत नहीं पड़ती, लगाना हो तो लगा सकते हो, है ना। अगर वेक्टर लगाओगे तो अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा, और अच्छा होगा। तो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, जबकि वेक्टर लगाना अच्छा रहता है। कोई कह सकता है बिना वेक्टर के गलत है ये। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया। तो याद आया होगा तुम्हें, स्लोप ऑफ, इसी का स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व, vt कर्व एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, किसी समय पे स्लोप ऑफ vt कर्व क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी dv अपॉन dt क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा एवरेज एक्सेलरेशन। आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें एक नई चीज और थी, इसमें हमने इंटीग्रेशन का भी यूज किया था, शायद तुम्हें याद होगा, है ना। वेक्टर के बीज गणित का प्रयोग कब पढ़ेंगे, अब सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी जो पढ़ा उसको यूज तो कर ले, अभी जितने अस्त्र शस्त्र पहले आए हैं उनका यूज तो देखो, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका उपयोग करना, जो पढ़ा हुआ है उसका इतना उपयोग है
कुलदीप तुम समझ रहे होगे, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से ज्यादा कि कहां कहां वो जरा सा पढ़ा है और उसका कितना ज्यादा यूज है, बार बार उसका यूज है, हर सवाल में उसका यूज है। ठीक है, तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, उसका उपयोग बहुत ज्यादा है। जरा सा पढ़ोगे उसका बहुत उपयोग है। ठीक है, यूज बहुत ज्यादा है, यूज ही पढ़ना है। खैर, हमने याद है हमने ए को लिखा था डीवी अपॉन dt लिखा था, ए को याद है हमें पुरानी कहानियां याद है। डीवी इज इक्वल टू था ए dt, और हमने बड़े प्यार से इंटीग्रेट किया था, है ना। ठीक है, ये सब बातें वीटी ग्राफ के लिए सही थी, ये बातें वीटी ग्राफ के लिए सही थी, ये सब वीटी ग्राफ के लिए भी बहुत आएगा ग्राफ, ये सब बातें वीटी ग्राफ के लिए सही थी। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि वीटी एटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये वीटी ग्राफ की बात कर रहे थे ना हम लोग, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, सॉरी इसमें जरा इसको मिटा दूं, इसमें एक और चीज आई थी, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया भी आया था, ये तो अलग बात हो गई। अगर हम लिखें इसको v इज इक्वल टू लिखें dx अपॉन dt, ठीक है, और dx लिखें v dt, मैं बार बार वही सब बता रहा हूं तो मजबूरी है, क्योंकि बार बार वही आएगा, सब कुछ एक ही से, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और इसका इंटीग्रेशन del x आता है और इसका इंटीग्रेशन आता है v dt। ठीक है, v dt और t इनिशियल से लेकर t फाइनल तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर, ये उस समय बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये होगा एरिया अंडर वीटी कर्व, ये होगा एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर वीटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा अंडर एरिया अंडर वीटी कर्व। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो बातें, कुछ बातें हो गई, ये सारी बातें तुम्हें याद आ रही होंगी, ये सब याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बार बार प्रयोग होगा और मैं इसको समझा चुका हूं, है ना। स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब मैं समझा चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और आएगी ये वीटी कर्व में, एटी कर्व से कुछ खास नहीं मिलता, वैसे जर्क मिल सकता है, तुम पढ़ चुके होगे, जैसे अगर एटी कर्व हो, अगर एटी कर्व हो तो एक चीज हम बार बार पढ़ चुके हैं, जर्क, टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, तो जर्क होता है डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी क्या होगा, स्लोप ऑफ एटी कर्व। तो एटी कर्व में जो स्लोप होगा, है ना, स्लोप डी अपॉन डी टी, एटी कर्व में, मैं सबको समराइज कर रहा हूं, है ना। अरे रुक जा यार भाई, इतनी जल्दी मत करो, फिजिक्स है ये। स्लोप डी अपॉन डी टी, बस कंटिन्यूटी करेंगे करेंगे। मैं सबको रिकॉल तो कर लूं एक बार सब, क्योंकि कई बच्चों को नहीं आया होगा। स्लोप ऑफ कितना होगा, जे, जर्क, जल्दी मत बताओ, स्लोप जर्क होगा। एवरेज कुछ चीज होती नहीं है, एक चीज और होगी, ये सब याद होना चाहिए ग्राफ के क्वेश्चन करने से पहले। एटी ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ए क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। सब कुछ जहां से है ना, पहले अस्त्र शस्त्र तो मतलब ये वेपन्स तो ले लो, अस्त्र तो ले लो। डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। और ये चीज होती है एरिया अंडर एटी कर्व। तो चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी कर्व, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया अंडर एटी कर्व, एटी कर्व। ठीक है, हाँ, तो ये सब इतनी चीजें हमें बार बार दिमाग में रखनी है, इतनी चीजें बार बार दिमाग में रखनी है ना।
और कुछ मतलब पॉइंट्स को लेके, कुछ स्पेशल पॉइंट को लेके। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल से रिलेट करेंगे। तो प्रैक्टिकल से रिलेट करने वाले पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, क्वेश्चंस ले लेता हूं एनसीईआरटी के ग्राफ स्पेशल में, और कुछ एक आध क्वेश्चन फिर अपनी तरफ से लूंगा। फटाफट करते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और पहला घंटा सभी के लिए होता है, सभी के लिए, और आज शायद सभी के लिए हो। जल्दी ही वही मैं अपने टाइम पे आ जाऊंगा, रात वाले टाइम पे, ठीक है। जल्दी मैं अपने वही शाम वाले 7 बजे के बाद वाले टाइम पे आ जाऊंगा जब तीनों क्लास होंगी। तो उसमें मैंने थोड़ा डिसाइड किया है कि 7 से 8 बजे तक ले लेंगे नॉर्मल क्लास, जैसा भी आगे का टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। फिर 8 से जो आधे घंटे का जो है वो नीट लेवल का टेस्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे 10-15 मिनट, और फिर जेई लेवल की जो चीजें हैं ना एडवांस में 15 मिनट के बाद दूसरी स्ट्रीम में कर देंगे, ठीक है। फिर वो फिर उसमें टाइम का लिमिटेशन तो रखेंगे थोड़ा, मतलब टाइम का नहीं, बस क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे कि 10 क्वेश्चन करने हैं, जो डिसाइड करके 10 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ प्लान किया। वो धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें उसकी हैबिट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, है ना, जो तुम्हें व्हाट्सएप किए थे मैंने। मैं व्हाट्सएप से उठाता हूँ, व्हाट्सएप से पुराने क्वेश्चन उठाता हूँ जो होमवर्क में दिए थे। हाँ, तो पहले पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पोजीशन टाइम ग्राफ है। अबे पता नहीं, ये कुछ इतने क्वेश्चन दिए थे, एक एक करके लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन लेता हूं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पहले ये लेता हूं, है ना। है ना, फटाफट ये हो जाएगा। आई थिंक तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, या एक बार देख लिए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है। चलो स्पेशल क्वेश्चन है ग्राफ का, और बहुत ही लॉजिकल, हाँ वेरी वेरी इजी है। मगर देखो, शोन xt प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर, है ना, इट इज करेक्ट टू से, यही तो है 3.2 पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t इज लेस देन 0 and on parabolic path for t is greater than 0, if not suggest suitable physical context for this graph। अब इसका आंसर क्या दोगे? अब ये सवाल टीचर भी पूछेगा तो क्या पूछेगा इसमें? तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बेसिक क्लियर करने के लिए, इसके बेस पे टीचर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन बना सकता है अपनी तरफ से, है ना, वो पूछने का। तो 11th पूरा जेईई नीट के हिसाब से होता है, ये तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, मतलब इसको रट नहीं सकते। और मैंने कई बार ये चीज 50 बार एक्सप्लेन की है, ये चीज 50 बार एक्सप्लेन की है, क्या बोलता है ना, समझ आई बात। तो ये पूछता है कि इट इज करेक्ट टू से, बहुत ही लॉजिकल है, इट इज करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t is equal to 0 and for parabolic path
फॉर टी इज क्रिटिकल। मैं चाहता हूं कि इस पर तुम अपने विचार जो है वो अपने विचार भेजो और वॉइस मैसेज के फॉर्म में इस पे अपने विचार भेजो। सवाल में कुछ भी नहीं है, तो जो भेजना चाहे वॉइस मैसेज के फॉर्म में अपने विचार भेजो, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान होता है वॉइस मैसेज के फॉर्म में अपने विचार भेजना कि ये सही है या गलत है या क्यों सही है। तो ये डिस्कशन वाले क्वेश्चन है। तो अगर किसी को अपने विचार भेजने हैं तो प्लीज वॉइस मैसेज के फॉर्म में मैं वेट कर रहा हूं, है ना। तो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन अपने विचार भेजो। नो, इट इज नॉट। तो इसका रीजन क्या, मुझे रीजन के साथ आंसर दो, करेक्ट या सही। देखो फिजिक्स में इसीलिए मैं वॉइस मैसेज पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर एग्जैक्टली करेक्ट या रॉन्ग ये सवाल नहीं है, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे, है तो क्यों नहीं है तो क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। फिजिक्स पूरी की पूरी लॉजिकल है। अगर तुम्हारे पास लॉजिक पहले नहीं होगा, बिना लॉजिक के अगर तुम आंसर दोगे वो गलत होगा। बिना लॉजिक के आंसर दोगे गलत होगा। लॉजिक पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कोई वॉइस मैसेज के फॉर्म में अगर इसमें भेजता है इसका आंसर, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो मेरे पास वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा। एक आया भी है, देखता हूं। हाँ, तो पहला आंसर मैं प्ले कर रहा हूं। ये जूम से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जूम में डिस्टरबेंस बहुत होता है। कई लोग के आंसर आ चुके हैं, तो मैं प्ले करता हूं। When t is less than 0, the particle will be in rest and it will not be in motion, so straight line motion cannot occur. हाँ, तो क्या बोलते हैं वो, जब अगर वो पैराबोलिक फेस पे होगा ग्राफ, तो x की जो है वो t की जो वैल्यू वो 0 के निकट जाती जाएगी, पर कभी आपस में मिलेगी नहीं। पर अगर सीधा ग्राफ होगा तो एक बार में चली जाएगी। अभी मुझे जो आंसर चाहिए था वो आंसर नहीं मिला। मैंने ये अपने क्लासरूम लेक्चर्स में ये चीज कम से कम 50 बार एक्सप्लेन की होगी तुम्हें, और बार बार हर इवन 10वीं के लेक्चर में भी बार बार 10वीं क्लास के बच्चों को तुम्हें भी ये चीज बार बार एक्सप्लेन की होगी। ये क्या पूछ रहा है कि ये सही है कहना कि पार्टिकल मूव ए स्ट्रेट लाइन फॉर, ये सवाल ही नहीं पूछ रहा है, इसका सवाल समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू, पहले सवाल को समझो, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल जो है वो ऐसे नहीं, जो ज्यादातर बच्चे क्या, ज्यादातर मूर्ख बच्चे या मूर्ख जो अध्यापक है, टीचर है, वो क्या करते हैं, वो लिखा देते हैं क्वेश्चन का आंसर और याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहले सवाल तो समझो, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए जो ये पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है पहले सवाल समझो, बिना सवाल को समझे आंसर मत दो। और मुझे पक्का यकीन है इस छोटे से सवाल को तुमने समझा ही नहीं होगा। सवाल क्या कह रहा है, क्या ये कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से कि t इज दैट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले t इज इक्वल टू 0 से पहले सिर्फ ज्ञानी आदमी ही सवाल के अंदर घुस सकता है। वो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से पहले नेगेटिव टाइम हो सकता है, 0 यहां पे टाइम है तो नेगेटिव टाइम है। मैंने कई बार बोला है कि नेगेटिव टाइम हो सकता है, मगर हम लेते नहीं है। मगर उसका सवाल क्या है, सुनना ध्यान से। t इज इक्वल टू 0 से पहले उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कोई आदमी, सवाल में पहले एक्सप्लेन करता हूं, है ना, सवाल पहले एक्सप्लेन करता हूं। तुमसे मैं आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा, तुमसे मेरे सवाल तो समझ लो। सवाल क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से पहले कोई आदमी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और t इज इक्वल टू 0 के बाद बहुत सारे बच्चे सवाल ही नहीं समझे कि वो ऐसे चल रहा है। क्या ये कहना सही है? अब ये सवाल है। आई थिंक अंग्रेजी अगर किसी को आती है, नहीं आती, मैं हिंदी में कर देता हूं। हिंदी में भी किताब आती है। तो अगर कुलदीप तुम्हारे लिए एक स्पेशल आंसर है, अगर तुम्हें अंग्रेजी में तकलीफ होती है तो हिंदी की एनसीईआरटी किताब नेट से डाउनलोड करके तुम डाउनलोड कर लेना, या मैं भेज दूंगा। नेट में भी, इंटरनेट में हिंदी में भी मिलती है, उर्दू में भी मिलती है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है अगर तुम्हें इंग्लिश में समझने में तकलीफ होती है इस सवालों को, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक्सप्लेन करता हूं। बाकी सब बच्चे भी जिनको अगर गुजराती में भी आती है एनसीईआरटी की बुक, वो अगर गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पे मिलेगी, तो किसी भी लैंग्वेज में। तो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है क्या ये कहना सही है कि ये जो आदमी है, पार्टिकल मान लो इसको, इसने पार्टिकल बोला, मैं कोई आदमी ले लेता हूं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि कोई आदमी t इज इक्वल टू 0 से पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके बाद पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है। क्या ये कहना सही है? सही है तो क्यों सही है, और ऐसा कहना सही नहीं है, गलत है तो क्यों गलत है? ये मेरा सवाल है, ठीक है। सवाल में तुम सवाल का आंसर नहीं दे रहे हो, मैंने वॉइस में से सवाल का आंसर, मेरा सवाल ये है, ये सवाल क्या पूछ रहा है, इसका सवाल ये है कि
अगर तुम्हें आदमी से तकलीफ होती तो पार्टिकल ले लो, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो उसका सवाल क्या है, क्या ये लॉजिकली सही है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है t इज इक्वल टू 0 से पहले, और t इज इक्वल टू 0 के बाद पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है? समय की चिंता मत करो, समय हमारे पास बहुत है। तुम उसके कंसेप्ट को तुम सही सवाल का आंसर दो। इफ नॉट, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये गलत कह रहा है, तो एक सिचुएशन सजेस्ट करो जिसमें इस तरह की चीज हो। अब इसका जवाब दो। कृष, ये सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल, ये रेस्ट पे तो बिल्कुल नहीं है, x की वैल्यू, हाँ यहां पे तो रेस्ट में है, हाँ यहां पर रेस्ट में है, उसके बाद x की वैल्यू चेंज हो रही है। तब ये पूछ रहा है कि क्या ये, हाँ ये तो रेस्ट में हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। इस वाले पार्ट का अब तो रेस्ट पे नहीं है, तो अब क्या ये पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे? अच्छा भेजा है तो देख लेता हूं, कुछ लोग आए। ये सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा आवाज तेज करके भेजना। चलो फिलहाल जितना लोगों ने भेजा है उससे समझ, और भेजना फटाफट भेजो, फिर मैं उसका आंसर देता हूं, है ना? हाँ हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। क्या स्वीकार करते हो? हिंदी में किताब में क्या स्वीकार करते हो वो पूरा पूरा भेजो, इसे वॉइस मैसेज भेजो ना। सुनो ध्यान से, और किसी को भेजना है तो मैं सुना देता हूं, थोड़ा तेज आवाज में भेजना, है ना? तो ठीक है, बेसिकली मैंने ये बात तुम्हें कम से कम 50 बार एक्सप्लेन की है कि जो एक्सटी ग्राफ है वो कभी पाथ नहीं होता। मेरी बात, मुझे लगा कि कोई इस बात को दोहराएगा, मेरी किसी बात को। ये मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं, शायद तुमने ध्यान ना दिया हो। मैंने कई बार, हजारों बार बोला है कि जो एक्सटी ग्राफ है वो पार्टिकल का पाथ नहीं होता। पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, ये इसका पाथ नहीं है। ये इस पथ पे कोई चल नहीं रहा, इस पाथ पे कोई चल नहीं रहा, वो इस पाथ पे चलेगा नहीं, ये इसका पाथ नहीं है ना? ये इसका पाथ नहीं, कोई भी एक्सटी ग्राफ उसका पाथ नहीं होता है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता पैराबोलिक पाथ का। और फिर लॉजिकली t इज इक्वल टू 0 से पहले, समझ आया? नो, बिकॉज एनीवन मूव, ऑफ कोर्स इट्स टाइम विल नेवर लेस। नहीं जीत, गलत है ये। अगर कोई टाइम विल नेवर लेस, अगर मूव करेगा टाइम लेस, तो टाइम तो नेगेटिव हो सकता है। अगर मूव करे ना करे, टाइम से कोई मतलब नहीं है। मूव करे ना करे, टाइम से कोई मतलब नहीं है। ये पार्टिकल का ट्रैक नहीं है, ठीक है? ये बस इतना कह रहा है। अब इसको विजुलाइज करो सिचुएशन को। ये इस तरह से सबसे बढ़िया तरीका है, ये विजुलाइज करो। ये सिंपल सी लॉजिकल बात पूछ रहा है तुमसे, कोई फालतू बात नहीं पूछ रहा है। ये तुम ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। वो सिर्फ ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है, एक्सटी ग्राफ है ये, उसका ट्रैक नहीं है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आएगा। सुनना ध्यान से सब लोग, मेरी बहुत, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि अगले चैप्टर में हम एक्सटी इस तरह का पाथ होगा, 2 डायमेंशन मोशन में इसका पाथ होगा, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है ना? t इज इक्वल टू 0 से पहले नेगेटिव टाइम में, नेगेटिव टाइम हो सकता है। Time will not less than 0 because if particle will move from its place, then it will of course consume time, so time will never less than 0 if particle moves. नहीं, टाइम जो है, टाइम से मोशन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चीज, सपोज करो ये पार्टिकल अगर रेस्ट में है, सुनना ध्यान से, यहां पे है, सुनना ध्यान से, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो टाइम से क्या मतलब है, घड़ी से क्या मतलब है? घड़ी तो चलेगी, या ये चले ना चले, तुम्हारी घड़ी तुम्हारे चलने पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। सोचो इसको, प्रैक्टिकली सोचो। टाइम मतलब घड़ी, घड़ी में मैं रुक भी जाता हूं तब भी टाइम तो चलेगा ना। टाइम तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा। और टाइम मतलब 0 से पहले वाला जो टाइम होता है वो नेगेटिव टाइम होता है, और 0 हम कहीं पे भी ले सकते हैं। यहां पे सुनना ध्यान से, 0 हम कहीं पे भी ले सकते हैं। 0 से पहले वाला टाइम नेगेटिव होता है। तुमने 12 बजे अगर 0 मान लिया, तुमने घड़ी ली, अपनी एक घड़ी ली, और घड़ी में अगर 12 बजे तुमने 0 मान लिया, तो 12 बजे के पहले का टाइम नेगेटिव होगा, 11 बजे -1 होगा। तो घड़ी जो है, आदमी के चलने और ना चलने से कोई मतलब नहीं है, टाइम का कोई मतलब नहीं। घड़ी तो चलेगी, ये चले ना चले, लॉजिकली ये चले ना चले, पार्टिकल रुका रहे, घड़ी तो चलेगी, घड़ी तो चलेगी, घड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
कि टाइम की नेगेटिव वैल्यू के लिए, यानी इसने जब पर्सन ने चलना शुरू किया तब टाइम मेजर किया, तब इसने टाइम को भी चलाया, ठीक है, तब इसने टाइम को भी चलाया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता, जब पर्सन चलना शुरू किया तब इसने टाइम को चलाया, मगर यह भी हो सकता था कि ये टाइम को पहले से चला रहा होता, ये टाइम को पहले से भी चला सकता था, टाइम जीरो ये यहां पे भी ले सकता था, ठीक है। ये सवाल में इसने टाइम जीरो ऐसे लिया, ध्यान देना, ये जीरो टाइम घड़ी को ये यहां से भी चला सकता था, जीरो टाइम यहां पे भी ले सकता था, तब ये पॉजिटिव टाइम में रेस्ट में होता, तब टाइम के अकॉर्डिंग यहां पे रेस्ट में होता है। ये बाई चांस है कि t इज इक्वल टू जीरो यहां पे लिया है इसने, ठीक है। आई थिंक तुम समझ गए होगे, और थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, तो टाइम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसने जीरो टाइम यहां से लिया और इसके पहले पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, इसके मूव करने, यानी पार्टिकल ऐसे था जो मैंने बनाया इसको, आई थिंक जो मैंने बनाया इसको, अगर तुम ओरिजिन बना लो x इज इक्वल टू जीरो, मैं थोड़ा सा स्टेट बना सकता हूं तो बनाऊं, एक मिनट दो, मैं थोड़ा स्टेट बनाने की कोशिश करूं। ये इसका ट्रैक है, ये इसका पाथ है। अब t इज इक्वल टू जीरो पर, t इज इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू जीरो है, फिर t इज इक्वल टू जीरो के बाद x की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, यानी पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव टाइम पे चला था। अब ये नेगेटिव टाइम पहले भी, ये घड़ी पहले से चला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये पॉजिटिव टाइम में भी रेस्ट में हो सकता था, ठीक है। ये बाई चांस की बात है, t इज इक्वल टू जीरो पे जब ये आदमी चला तब इसने घड़ी चलाई, मगर ये घड़ी पहले से भी चला सकता था, तो जब आदमी चला तो घड़ी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, पार्टिकल ऐसे चल रहा है और घड़ी ये चला रहा है। अब बोल रहा है कि सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन, तो अब ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है, जब आदमी की वेलोसिटी बढ़े। देखो आदमी की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, अभी सुनता हूं, इसका थीटा स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो आदमी की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, यानी ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन मैंने लिया, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, अगर इसकी वेलोसिटी सपोज करो मैं यहां पर 1 मीटर पर सेकंड लूं, ठीक है, यहां पे आगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है 6 मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर ये सवाल है। अब मैंने पिछले 37 मिनट हो गए, अगर 10 मिनट में क्रॉस कर लूं, 10 मिनट अलग से क्रॉस कर लूं, 30 मिनट तक ये सवाल समझाया है। इसका मतलब हुआ ये जितने लोग होंगे उतने सोल्यूशन होंगे, कुछ भी होगा। कितना समझने वाला सवाल है। अब इसको कोई रटा देता तो ये बहुत, मतलब ये सवाल आसान नहीं है, बहुत, जितने भी क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो हाँ, Before t is equal to 0, the particle was in rest because x was 0. But after t is equal to 0, the particle starts moving with a change in velocity. हाँ सही है, t is equal to 0 पे है ना, बस t is equal to 0 पे। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि घड़ी इसने तब चलाई जब पार्टिकल चलना शुरू किया। अब घड़ी की चलना ये मजबूरी नहीं है, ध्यान देना, एक चीज मैं बता रहा हूं, घड़ी को चलाना और पार्टिकल को, घड़ी और पार्टिकल को एक साथ चलाना ये मजबूरी नहीं है। प्रैक्टिकली देखना, जरूरी नहीं कि हम घड़ी तभी चलाएं, हो सकता है हम घड़ी पहले से भी चला लें, है ना, हो सकता है जब आदमी खड़ा हो तभी भी घड़ी चला दी हो। तो ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव टाइम में भी चलना शुरू कर दे, यहां पे टाइम 0 होगा तो ये उसके बाद चलना शुरू कर देगा। मगर ये प्रैक्टिकली हम क्या, घड़ी जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादातर 90% क्वेश्चन में घड़ी और आदमी एक साथ चलाते हैं। आई थिंक बहुत डिस्कशन हो गया। When anything moving with constant acceleration, ये सवाल है, जो सवाल when anything moving with constant acceleration, हाँ यहां पे constant acceleration हो सकता है, यहां पे constant acceleration हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये ग्राफ के शेप पे, इक्वेशन पे डिपेंड करता है, नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो तो constant acceleration भी हो, ठीक है। तो वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल में भी xt ऐसा हो सकता है। चलो बहुत हो गया डिस्कशन इस सवाल पे, आई थिंक मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया। तो अपने मन से जो ये सवाल समझने वाला सवाल है और जो समझोगे डिस्कशन वाला सवाल है और समझने वाला सवाल है, मैक्सिमम सवाल ऐसे ही हैं, समझने और डिस्कशन वाले हैं। उसका दूसरा कोई सवाल ले लेता हूं, डायरेक्ट आंसर वाले सवाल नहीं होंगे,
तो इसलिए जो बुक है वो इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी बुक में एक एक सवाल के बहुत अच्छे अच्छे आंसर होंगे, है ना। कुछ मैं लॉजिकल पहले ले रहा हूं, है ना, फिर बाद में बोलूंगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना। कुछ लॉजिकल धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने आप को। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पहले लॉजिकल ले लेता हूं, इसको डाउनलोड कर लेता हूं। और एनसीईआरटी करने में कोई जल्दी मत करो, एक पहले लॉजिकल और ले लेता हूं। डाउनलोड का ऑप्शन ही कहां चला गया? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन है। एक सेकंड मैं स्क्रीन पे लेता हूं, इसको बंद कर दूं, मिनिमाइज कर दूं। ये क्वेश्चन लूंगा आप, वेट फॉर सेकेंड। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इनको, बहुत प्यारे क्वेश्चन। लुक द ग्राफ केयरफुली एंड स्टेट द रीजन विच इज कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इनके रीजन बताओ। ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर टू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, एक एक सवाल के कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक एक सवाल के कई, एक रीजन नहीं होगा। अब किसी ने एक रीजन लिख दिया, जैसे ऋषभ ने एक रीजन दिया, ठीक है, वही रीजन नहीं होगा, बहुत सारे रीजन होंगे। ऋषभ का रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं, और भी नए रीजन भी सोच सकते हो। ठीक है, तो एक सवाल का पार्टिकुलर, तो यहां पर x की एक ही पोजीशन पर x की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही पोजीशन पे, जैसे x की एक ही पोजीशन पे x की वैल्यू सपोज करो +1 है और +4 है, मतलब एक ही पोजीशन पे पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता। ये पहला एक्सप्लेनेशन है ना। किसी ने मुझे स्टेटमेंट भेजा है, इसमें कुछ भेजा है, लास्ट में कुछ भेजा है। Before t is equal to 0, the particle was in rest because x was 0. But after t is equal to 0, the particle starts moving with a change in velocity. ओके, हाँ सही, ये तो पुराने क्वेश्चन का था। नाउ तो एक तो ये रीजन हो गया, मगर सिर्फ एक ही रीजन नहीं है इसका। ठीक है, अब किसी बच्चे ने अगर ये रीजन नहीं लिखा, कोई दूसरा रीजन लिखा, तब भी ये सही हो जाएगा। और भी मैं इसकी रीजन बताता हूं, है ना। नॉर्मल क्या होगा, एक ही रीजन करके खत्म कर देगा, हो गया सवाल, है ना। नॉर्मल कोई स्टूडेंट होगा, वो एक ही रीजन करके खत्म कर देगा, सवाल हो गया। अब किसी बच्चे ने कोई दूसरा रीजन लिखा है, एक और रीजन देखो, यहां पर सिंपल एक्सटी ग्राफ का जो कहीं पे टेंजेंट होगा, यहां पे टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री।
और एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, tan 90, और tan 90 जो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो दो रीजन हो गए, ठीक है। हाँ नहीं ऋषभ, टाइम निगेटिव हो सकता है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम निगेटिव हो सकता है। टाइम देखो, टाइम नेगेटिव हो सकता है, मैं फिर से बार बार समझा रहा हूं। टाइम देखो, टाइम जो है, टाइम को थोड़ा फील करो। टाइम मतलब तुम्हारी घड़ी। अब घड़ी कब से चल रही है, जीरो कहां से लोगे, टाइम का जीरो जो है वो कहां से लोगे। तुम्हें पता है कि टाइम कहां से कब शुरू हुआ, समय कब शुरू हुआ, किसी को पता है? समय की शुरुआत कब हुई, किसी को पता है कि समय कब, जो चीज जहां से, जैसे ये बात समझने की कोशिश करना, आदमी कहां से चलता है वो तो पता होता है, मैं अपने घर से चलूंगा तो वो जीरो पोजीशन हो जाएगी, मगर समय ने चलना कब शुरू किया, जीरो कहां पे लेते हैं, जब कोई चीज चलना शुरू करती है। समय ने चलना कब शुरू किया, समझ आई बात? समय ने कब, अगर देखोगे समय ने कब चलना शुरू किया, समय तो पहले भी था बाद में भी था। महाभारत देखते हो तो वो कहता मैं समय हूं, तो समय पहले भी होता है बाद में भी होता है। समय तुम्हारे बहुत पहले से चल रहा है। जब तुमने समय को मेजर करना, जैसे इस समय 2020 चल रहा है, तो ये तो आफ्टर जीसस की डेथ के बाद का समय, क्राइस्ट के बेस पे लिया ना। क्राइस्ट जब मरे तब जीरो समय लिया उन्होंने, कहीं पे हमें जीरो लेना पड़ेगा। क्राइस्ट मरे जीरो मगर क्राइस्ट के पहले भी समय था। ऐसे कोई भी कहीं भी कर दो, समझ आई बात? तो टाइम नेगेटिव हो सकता है। टाइम जैसे क्राइस्ट से, जैसे बिफोर डेथ, एडी यूज करते हैं ना, आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ। बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम नेगेटिव है, बीसी इज नेगेटिव, एडी इज पॉजिटिव। तो जहां भी, और ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम जीरो कहां पे लेते हो। मैं चलो इस क्लास में, ये क्लास जब शुरू होती है तब टाइम जीरो लेता हूं, तो इसके पहले का टाइम नेगेटिव होगा। तो तुम कहां से टाइम शुरू हुआ नहीं पता है, तो टाइम नेगेटिव हो सकता है। ये सुनना, कई बच्चों को ये लगता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स पूरी लॉजिकल है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स में सिर्फ मैंने एक ही सोल्यूशन है अपना दिया। लॉजिकली कभी भी कोई चीज गलत, मतलब लॉजिकली तुम्हें फिजिक्स में, मतलब लॉजिक बताना पड़ेगा। किसी भी बात को तुम ऐसे नहीं मानोगे, और मैं भी किसी बात को ऐसे ही नहीं मानूंगा, उसके पीछे का लॉजिक। तो ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक है। तो टाइम नेगेटिव हो सकता है, ये लॉजिक सही नहीं है, टाइम नेगेटिव हो सकता है। तो कभी मत लिखना कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। टाइम पहले टाइम, हाँ। तो ये समझ, ये दो लॉजिक तो मुझे मिले, ठीक है, एक्सटी ग्राफ। बाकी और भी अगर तुम्हें लॉजिक मिले, किसी बच्चे को नया कोई लॉजिक मिल सकता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, और भी लॉजिक तुम्हें मिल सकते हैं। खैर चलो, दो लॉजिक तो तुम्हारे पास है, तो कोई भी अगर तुमने लिखा आंसर तो गलत होगा, सॉरी सही होगा। या तो वेलोसिटी वाला लिख दो, या एक ही टाइम पे दो पोजीशन। अक्सर किताबों में एक ही टाइम पे दो पोजीशन दिया होता है, तो वो मतलब कोई अलग लिखो कुछ, तो इसीलिए पर्टिकुलर आंसर नहीं है, तुम अपने दिमाग से नए नए आंसर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ, सेकंड वाले का आंसर दो या मैसेज करो। ये फर्स्ट वाला ग्राफ हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला डिस्कस करते हैं, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये which of these cannot be possible represent one dimension motion, है ना। velocity of particle cannot be in opposite direction at the same time, ये भी सही है ना। ये भी, ये एक टाइम पे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो सकती, ये लॉजिकली। प्रैक्टिकली क्या है कि कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर और इधर एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। इधर और इधर एक साथ नहीं हो सकती। एक तो ये लॉजिक हो गया, लॉजिक नंबर 1, मैं अलग कलर से, ये पहला लॉजिक हो गया, लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, वेलोसिटी इंफिनिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। यहां पे वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कभी इंफिनिटी, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन भी कभी इंफिनिटी नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन भी कभी 90, वो भी इंफिनिटी नहीं हो सकता। यानी dv अपॉन dt की वैल्यू a है ना, 1090 दिख तो रहा है सब, 1090 नहीं हो सकती, एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और जो इसमें बाकी वेलोसिटी की वैल्यू है,
एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इंफिनिटी। वेरी गुड, ये तो मैंने भी बोला था। ये तो अंग्रेजों का समय हमारे समय से सभ्यता के अनुसार होगा। हाँ कुलदीप, तो हमारे समय का शून्य अलग है। अंग्रेजों के देखो, सभी लोगों के अपने अपने शून्य हैं। हमारा जो शून्य है वो अलग है, और कल को हर सभ्यता का अलग अलग, रोमन लोगों का शून्य अलग है। ये तो हम अंग्रेजों का शून्य मानते हैं, वो अलग बात है ना। हम अंग्रेजों का शून्य मानते हैं तो ये अलग बात है, ठीक है। किसी भी टाइम इज द ग्राफ दैट। तो दो लॉजिक ऐसे मिल गए। बाकी वेलोसिटी इंफिनिटी नहीं हुआ कि वेलोसिटी एक ही टाइम पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। और देखना, आगे करते हैं थर्ड वाला ग्राफ। और किसी बच्चे को नया लॉजिक मिल जाए तो फिर वो मैसेज करे कोई और लॉजिक। थर्ड वाला बताओ। ये स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ये पूछ रहा है, केयरफुली स्टेट विथ रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट बी पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी चीज की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर स्पीड नेगेटिव है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसमें तो एक ही लॉजिक होगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इसमें इंफिनिटी वाली चीज कहीं पे नहीं आ रही है, तो वो तो सही है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। स्पीड, अगर ये वेलोसिटी होता तो सही होता। सुनना ध्यान से, अगर वीटी ग्राफ होता तो ये सही होता, ये इसमें कोई गलती नहीं थी। ऐसा वीटी ग्राफ हो सकता है। स्पीड टाइम है इसलिए गलत है, ठीक है। स्पीड टाइम है, अगर गलती से यहां पे वेलोसिटी टाइम, तुम अगर पढ़ के गए हो मान लो स्पीड टाइम का, और टीचर ने इसी सवाल को दे दिया वेलोसिटी टाइम का, तब ये सही है, तब ये गलत नहीं है। स्पीड टाइम है तब गलत है। तो ध्यान रखना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती मगर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। स्पीड नेगेटिव, वेलोसिटी आराम से नेगेटिव होगी, वेलोसिटी खूब नेगेटिव होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो थर्ड एंड लास्ट वन, फिर वही लास्ट वन है ना, स्पीड। तो तुम अपने कमेंट, लास्ट वन, तो अपने कमेंट भेज सकते हो। मैं व्हाट्सएप देख ही रहा हूं, और अगर मैं देख ना पाऊं तो कमेंट कर दे। नया कमेंट कुछ नहीं आया, एक और डेस्कटॉप खोल लेता हूं, ठीक है। लास्ट वाले पे कमेंट करो, लास्ट वाले पे स्पीड टाइम पे कमेंट करो, स्पीड टाइम पे कमेंट करो भाई। स्पीड टाइम पे पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिक्रीज। वेरी गुड, है ना। ये है टोटल। अगर यहीं पे ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तब ये सही होता। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तब ये सही नहीं होता। एक चीज और देखना, अगर पोजीशन टाइम भी होता तब भी सही नहीं होता, ठीक है। यहां पे अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तब तो ये गलत है, पोजीशन टाइम होता तब भी। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो सही, क्यों, सुनना ध्यान से। अगर यहां पे x होता टोटल पाथ, ये तो लॉजिक सही है, टोटल पाथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। अगर xt होता तब भी गलत होता। वो क्यों गलत होता, देखना ध्यान से, बड़े आराम से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आसपास के सारे सवाल डिस्कस कर रहा हूं इसके बेस पे, तो मैं, क्योंकि कोई भी टीचर यहां पे पाथ ना दे के पोजीशन दे सकता है, तब भी गलत होता। मगर पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज करती है, ये सही है। पाथ लेंथ की वैल्यू डिक्रीज नहीं करती मगर पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो वो लॉजिक तो नहीं होगा। मगर एक और लॉजिक देखो, यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ होता, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो यहां पर वेलोसिटी इधर होती, यहां पर वेलोसिटी इधर होती, और इधर वेलोसिटी टेंजेंट का स्लोप होती है, और यहां पर वेलोसिटी इधर होती। एक ही टाइम पर वेलोसिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती, है ना। तो कोई भी, ये भी कहीं आगे क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में कहीं पर, जो एक्सटी ग्राफ है वो कभी भी शार्प टर्न नहीं लेता, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो सही होता। ध्यान से देखना, यहां पर ये ग्राफ को ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पहले इधर इस तरफ क्या है समझे, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कोई पार्टिकल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एकदम से वेलोसिटी उसकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली पहले उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है ना। हो सकता है कि बहुत कम टाइम लगे इसमें, मगर बिना जीरो हुए वेलोसिटी, बिना जीरो हुए नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हो सकता है बहुत कम टाइम में रिवर्स हो जाए, कोई कार बहुत कम टाइम में रिवर्स हो जाए, फटाक से रिवर्स हो जाए, मगर पहले वो रुकेगी फिर वापस आएगी। प्रैक्टिकली कार तुम चला रहे हो और कार को पलटी मारना है, तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है कि कार को तुम, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, कार को तुम फॉरवर्ड गियर में चला रहे हो, अब तुम्हें कार को बैक करना है, तो पहले कार रुकेगी फिर बैक होगी। एकदम से फॉरवर्ड चल रही है, एकदम से बैक नहीं हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बहुत बहुत कम टाइम में
तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा टर्न लेगा, इस तरह का, यहां पे एकदम शार्प टर्न, यानी ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, शार्प टर्न नहीं होगा, यहां पर ऐसा टर्न होगा। तो अगर सपोज करो इस पे क्वेश्चन आता है, एक एक सवाल से बहुत ग्राफ बनते हैं, अगर क्वेश्चन में एक्सटी ग्राफ ऐसा है, आई थिंक तुम समझ रहे होगे, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है, शार्प टर्न नहीं है, तब तो सही है। मगर अगर एक्सटी ग्राफ में अगर कहीं पे शार्प टर्न है, एकदम से शार्प टर्न है, तो ये एक्सटी भी होता तो गलत होता, है ना। बट लॉजिकली इट कुड बी, व्हाट कुड बी करेक्ट, कि कभी वेलोसिटी, कभी ऐसा कोई चीज नहीं है, लॉजिकली और लॉजिकली ज्यादा प्रैक्टिकली सोचो, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, पलट के, है ना, वॉकिंग करते हो तो कैसे हो, बिना रुके कैसे पलटी मार लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तुम करके देखो, कोई आदमी ऐसा नहीं जो बिना रुके पलटी मार रहे, तुम दौड़ भी रहे होगे, एकदम से पीछे नहीं जा सकते। हाँ, गोल चक्कर काट सकते हो, ऐसे गोल गोल चक्कर, कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी सुपरमैन और कुछ भी ही मैन और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये आगे जाए और एकदम से पीछे जाना शुरू कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मगर रिवर्स नहीं जा सकता। डायरेक्शन, हाँ, ऐसे इस तरह से है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में, मगर रिवर्स नहीं जा सकता, ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता। वो करके देख लेना, प्रैक्टिकली कभी नहीं कर सकते, है ना। वो धीरे धीरे टर्न मार के एकदम से आगे से पीछे नहीं हो सकती, तो शार्प टर्न नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, करके दिखा देना। कोई भी चीज शार्प टर्न नहीं ले सकती। तो ये काफी लॉजिकल, ये शायद कहीं पे दिया है एनसीईआरटी में, कोई और क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में ही कहीं पे दिया है, तो कहीं पे देख सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गया। 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो 1 घंटा हो गया है एनसीईआरटी का, अब आई थिंक 4 से 5 हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो इजी वाला सेक्शन है, 1 घंटे मैंने पढ़ा दिया 4 से 5, तो बाकी और क्वेश्चन लेंगे, लॉजिकली ये डिस्कस, अभी ग्राफ 1-2 दिन चलाएंगे। अब तुम बोर ना हो जाओ इसलिए नीट वाला सेक्शन लेते हैं, है ना। अब नीट वाला सेक्शन लेते हैं, अब नीट वाला, तुम लोग बोर हो गए होगे लॉजिकल डिस्कशन से, तो नीट वाला सेक्शन लेते हैं। अब नीट के बच्चे एक्टिव हो जाएं, मैं नीट के 5 या 10 सवाल लूंगा। नीट के बच्चे, किसी से भी संभव नहीं कुलदीप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वेलोसिटी फॉरवर्ड से बाइक में, किसी में भी फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बाइक में भी रुकेगा तब पीछे आएगा, पलटी मार एकदम से कोई भी चीज जा रही है, बाइक भी जा रही है तो बिना रुके नहीं पलट सकती। हाँ, ये हो सकता है कि फटाफट रुके और पलटी मार दे, बिना रुके पलटी मारना असंभव है। सब लोग सुन लो, बिना रुके पलटी मारना असंभव है। बहुत, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। इवन जब हम बैट से बॉल को मारते हैं, सबसे जो कॉमन इसमें एग्जांपल दिया जाता है, जैसे किसी, हमने कोई वॉल ले ली, ये वॉल है मान लो, ठीक है, एक बॉल जा रही है, बॉल ऐसे टकराएगी और वापस आएगी, तो टकरा के वापस आने में भी सेकंड, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, मगर लगेगा। तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब वापस आएगी, है ना। बिना 0 हुए ये वेलोसिटी पीछे की तरफ नहीं हो सकती, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकली कहीं भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी से भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो 1 घंटा हो चुका है, तो अब नीट का सेक्शन मैं बाकी सवाल बाद में लूंगा नेक्स्ट टर्न पे, है ना। तुम लोग करते रहो इससे लॉजिकली। तो एक्चुअली मैंने सवाल दिए हैं तुम्हें, इसमें कुछ लोग सोल्यूशन करके भेज रहे हैं। मैं सही बताऊं, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, तब इसको एनालाइज कर लो बस। जो मैंने सिखाया है, इनको सवाल को बहुत बच्चे लिख लिख के सोल्यूशन भेज रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। वो खाली ऐसे तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें लिखो तो ठीक है, मुझे भेज दो, देख लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ये सब लॉजिकली तुम्हें याद रखना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सारे कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं नहीं, उसको मैथमेटिकली चेक कर लो कि पॉसिबल है, मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो जाए। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे या लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बेस पे जेई नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो दिखा देता हूं, और थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आएंगे कैसे, है ना। हाँ, कंसेप्ट सिखाओ, अभी कंसेप्ट नहीं, भी तो ग्राफिकल कंसेप्ट जो है। एक नया कंसेप्ट सिखा, एक नई चीज सिखा देता हूं, हालांकि नई नहीं है, ग्राफ में कभी कभी काम आएगी आगे के क्वेश्चन में, मगर अब नई चीजें मैं जेई नीट वाले सेक्शन में सिखाऊंगा। एक चीज
मगर शायद ये नीट में ये चीज यूज नहीं होती है, तो नीट वालों को नहीं बताता हूं। एक कप इसमें नीट का हल्का, वो जेई का हल्का सा एडवांस कंसेप्ट है, तो फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं करता। अभी नीट का सेक्शन लेता हूं, नीट के क्वेश्चंस। अभी नीट का टाइम है तो नीट के क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। फिर आखिरी में जेई के क्वेश्चन लूंगा, तब जेई के कंसेप्ट। तो नीट वाले बच्चों को अगर जेई का सीखना है तो सीख लेना, मगर वो ध्यान रखे कि वो नीट में नहीं आएगा, ठीक है। ये नीट के पहले कुछ क्वेश्चन नीट लेवल के, है ना। ये नीट लेवल के क्वेश्चन है, मगर नीट के क्वेश्चन जेई के लिए कंपलसरी है। जेई के क्वेश्चन नीट वाले छोड़ सकते हैं, मगर नीट वाले क्वेश्चन जेई वाले नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो जेई के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। सुनने ध्यान से, है ना। नीट वाले क्वेश्चन जो हैं वो जेई वाले नहीं छोड़ेंगे, जेई वाले इसके नीट, तो है ना। चलो, इस तरह के जो हमने सीखा लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलो फटाफट कमेंट करो, प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करना शुरू करो, कमेंट बॉक्स पे आ जाओ फटाफट। नीट के लिए प्रैक्टिस, नीट के लिए, नीट वाले क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन। गेट रेडी विथ योर कमेंट बॉक्स। मैं शक्ल थोड़ी ऊपर कर लेता हूं। नीट वालों के लिए है ना, तो नीट वाले इसमें रहे, नीट वाले नहीं जाए। ये नीट के लिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो शुरू के आधे घंटे की क्विज नीट वालों के लिए, वरना मैं नीट के क्वेश्चन ले ही नहीं रहा था। फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्पीड T0 इज 0। इसका ग्राफ नहीं दिया क्या मैंने? ये पहला वाला थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा मुझे। चलो पहला वाला छोड़ दो, इस पर T0 नहीं दिया। एक मिनट, पहला वाला ये नहीं है, तुम लोग आंसर हटा दो, मैंने आधा कॉपी नहीं किया होगा। ये पहला वाला है, फर्स्ट वाला ये है। छोड़ो, चेंज कर दो, डिलीट मार दो। फर्स्ट ये है, वो T0 पे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ इज करेक्ट? पहला वाला ये है, पुराने फर्स्ट ये है। पुराने वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ रह गई थी, आई थिंक उसका डायग्राम कहीं और होगा। चलो छोड़ो, पहला वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ इज करेक्ट? फर्स्ट वाला ये है, ओके। हाँ, अभी क्या बच्चों ने एक नई चीज की है, छोटे बच्चों ने की है, ये तुम लोग में सिखा दो, बहुत बढ़िया चीज की है। उन्होंने क्या किया है, जिन बच्चों का गलत आंसर आता है वो मिटा देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, तो सिर्फ सही वाले रह जाते हैं, तो मुझे देखने में आसानी होती है कमेंट बॉक्स में कि इतने लोगों ने सही किया। तो जिनका बाद में गलत हो तो मिटा दे। आई थिंक सब लोग नीट वाले क्लियर हो गए होंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ इज करेक्ट? ऑब्वियसली बी करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती, तो ये सब गलत है। तो पहले का आंसर बी होगा। जिन्होंने फर्स्ट का आंसर पुराना वाला तो सब मिटा दे, है ना। फर्स्ट का आंसर बी होगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नीट में भी अच्छे वाले क्वेश्चन है ये। नीट में कुछ बहुत इजी होते हैं, मगर नीट में भी अच्छे वाले कुछ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? जेई वालों को बहुत मजा आ रही होगी इन सब क्वेश्चन में, 2-2 मिनट में कुछ कर दे नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? सेकंड क्वेश्चन, नीट वालों के लिए 5 क्वेश्चन, 5 से लेके 10 क्वेश्चन कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? फटाफट
सेकंड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो। आई थिंक नीट वालों के लिए स्पेशल है, नीट वाले अब इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो नीट वाले है। सेकंड वाले के लिए कमेंट करो। सेकंड वाले के लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? एकदम सही, परफेक्ट। सेकंड का बी परफेक्ट सही। आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का बी सही है, एकदम सही है बी वाला, तो सभी लोगों ने सही किया है, कोई गलती नहीं है। थर्ड वाला करो। ये नीट वाला है, नीट का ये लेवल होता है, तो ध्यान से बच्चे नीट वाले वो घबराए नहीं, नीट वाले इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना। नीट बहुत इजी होता है, तो मैंने यही रखा है कि डिस्कशन के बाद पहले नीट के क्वेश्चन ले लूंगा 5 या 10, फिर बता के लूंगा जेई वाले क्वेश्चन। नीट वाले क्वेश्चन जेई के लिए कंपलसरी है, मगर जेई वाले के क्वेश्चन नीट के लिए कंपलसरी नहीं है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। थर्ड के लिए कमेंट करो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो। कमेंट फॉर थर्ड क्वेश्चन। कमेंट फॉर थर्ड क्वेश्चन जल्दी। अच्छा मेरा, हाँ थर्ड का भी कमेंट आने लगा। सारे नीट वाले जरूर करना। दो से लेके 10 सेकेंड, 2 से लेके 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड में डिस्टेंस 10 है और 2 सेकेंड में, तो 2 से लेके 10 तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 2, और टाइम कितना है? 5। भाई इधर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 2। कुछ ग्राफ राफ नहीं देखना इसमें, एरिया मत निकालने लगना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है ये, वेलोसिटी टाइम नहीं है। कुछ बच्चे इसको वेलोसिटी टाइम समझ रहे होंगे तो कंफ्यूज। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? 2, और टाइम कितना हो गया? 8। तो आंसर कितना आ गया? 0.25। आंसर आ गया सी, थर्ड का सी। नीट वाले हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t is equal to 0 to t is equal to 5. एवरेज वेलोसिटी t is equal to 0 to t is equal to 5. जीरो से 5। फोर्थ के लिए कमेंट करो। फोर्थ के लिए कमेंट करो। हाँ, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऐसे रीड करना है, तो ये हो जाएगा 100, और टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, हाँ फोर्थ का भी। चलो, ये नीट वाले तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन,
in given sinusoidal position graph, the average velocity in time t is equal to t1 to t2. एवरेज वेलोसिटी t1 से t2 तक कितनी होगी? इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? इक्वल टू 0. क्लास 9th का मोशन मैंने हटा दिया. ओके, फिफ्थ का पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा. अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. इस पे एक लॉजिकल क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना. ब्लैक वाले पे आ जाता हूं, ये यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं. सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं. एक पता नहीं राम लखन या कौन कह रहा था कि एरिया नेगेटिव नहीं होता. एरिया कैसे नेगेटिव हो जाएगा? ठीक है, एरिया कैसे नेगेटिव हो जाएगा? तो लॉजिकली एरिया कैसे नेगेटिव होता है? ये कौन सा टाइम ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है. एवरेज, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है. तो T1 और T2 पे तो पोजीशन तो बहुत आसान वाला है. T1 इसमें तो दिमाग नहीं लगाना. T1 और T2 पे पोजीशन सेम है, तो इक्वल टू 0 होगी. पहले मैं ऐसे सवाल ले ही नहीं रहा था. हाँ, एरिया कैन बी नेगेटिव, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, मुझे याद दिलाना. ये लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा, एरिया कैन बी नेगेटिव. तो वो अगर नहीं समझ आया तो एक फिजिक्स से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसी के लिए, तो काफी. चलो फटाफट 10. ये भी नीट लेवल का है मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है. है ना? एटी ग्राफ, एक सेकंड, एक से 5 पे रुको. मैं एक चीज और, एक मिनट रुक जाओ, क्विज रोकता हूं. एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है. मुझे वीटी ग्राफ के कुछ क्वेश्चन लेने हैं, है ना? वीटी ग्राफ के, आई हैव टू टेक वीटी ग्राफ क्वेश्चंस. ठीक है, वीटी ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस लेने हैं. तो एक सेकंड रुक जाओ. वीटी ग्राफ के क्वेश्चंस, 2 minutes. तब तक तुम ये इसको ट्राई तो कर ही लो, है ना? अभी वीटी का इसके बाद ले, तो इसको ट्राई कर लो. आई थिंक ये दिख रहा होगा.
नीचे कर देता हूं, इसको ट्राई तो कर, 6 क्वेश्चन कर तो लो, अब हटाने से फायदा नहीं, कर तो लो, ट्राई करके 6 का आंसर फिट कर दो, ठीक है। 6 क्वेश्चन का आंसर तो भेज ही दो। आंसर भेज दो। आंसर भेज दो। एटी ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। एटी ग्राफ के नीचे का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है। सो 6 का सी आंसर आ गया। एक्चुअली में 80 ग्राफ के नीचे का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट whose acceleration versus displacement graph is shown in the figure. The velocity of particle as t is equal to 15 वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे ऐसे और नीचे का एरिया निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 80 बेसिकली ग्राफ से मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, a इज इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt। अब वो पुरानी चीज याद रहनी चाहिए, dv अपॉन dt, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a dt। तो कहीं से भी बना लो, इसको इंटीग्रेट कर दो dv, और मैंने पहले सिखाया था ये क्या हो जाएगा a dt का मतलब क्या होता है एरिया अंडर at कर्व। इस चीज का मतलब होता है एरिया अंडर at कर्व, और इस चीज का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ऊपर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और तो इसको हम डायरेक्टली लिख लें एरिया अंडर एटी कर्व। बस ये ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव किधर लेना है। तो इसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला एरिया, तो क्या होगा ऊपर वाला एरिया कितना, ये वाला एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। कलर चेंज करता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस किसके बराबर है 10 के बराबर, और हाइट किसके बराबर है 5। तो ये एरिया हो गया 25 का, ठीक है। और यहां से ये एरिया हो गया, ये वाली हाइट कितनी है, ओके। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसको मैं कर देता हूं। ये नीट के लेवल का नहीं है, जेई लेवल का हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ये वैल्यू पता नहीं है वैसे तो, अगर ये वैल्यू दे रखी होती तब तो ये नीट लेवल का था। अगर ये वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो देखो कैसे निकाल सकते हो। वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो सिमिलर ट्राइंगल से, है ना। हाइट बिलो ट्राइंगल इज नॉट गिवन, नहीं मगर वो कैलकुलेट कर सकते हो ना, वही कैलकुलेट, तभी तो जेई का है। हाइट की जरूरत नहीं है, यू कैन कैलकुलेट।
अच्छा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ओ, मैंने नहीं देखा, सॉरी। तब तो और भी डिफिकल्ट होगा, तब तो प्योर जेई वाला हो गया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया। इट इज, तब ये नहीं लगा सकते, तब ये प्योर जेई का क्वेश्चन हो गया, प्योर जेई का। तो इसको जेई वाले सेक्शन में करेंगे, नीट वाले छोड़ देना इसको। इसके पहले इसको, अभी इसको करता हूं पूरा, करेंगे तभी एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाएगा, है ना, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाएगा और ये भी निकाल सकते हैं। इट इज सुपर डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, 5:30 हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, अभी इसको थोड़ी देर बाद करूंगा, उतना कंटिन्यू रहने दो, है ना। 6 का ऐसे रहने दो, पता नहीं सी कैसे निकाल लिया, इट वॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी 5 क्वेश्चन तक रहने दो बस, 5 काफी है। एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है, उसके बाद बंद करता हूं, नीट वाला सेक्शन बंद करता हूं, अभी लाता हूं 2 मिनट में। ये भी एडवांस लेवल का है, हाँ ये एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा एडवांस नहीं है, कर सकते हो। उसमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक हल्का सा थ्योरेटिकल डिस्कशन मुझे करना है। एएस वाला एडवांस लेवल का है, एटी वाला भी होता वो भी एडवांस होता, मगर एएस वाला तो सुपर एडवांस हो गया। वो तो अगर एएस दिया है तो वो तो नीट के बाहर ही है, वो नीट के बच्चों को समझने की जरूरत नहीं है, बाकी समझना हो तो समझ लेना। तो अभी नीट का ये नीट वाला सेक्शन खत्म करके फिर समझाता हूं। अभी इसके बाद नीट वालों को खत्म करके, नीट तक आखिरी एक डिस्कशन है जो जेई नीट का है, बस आखिरी एक डिस्कशन थोड़ा सा रह गया। मैं आखिरी डिस्कशन बनाया भूल जाऊंगा, इसको मैं कई दिन से डिस्कस करना चाहता था मगर मैं भूल गया। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेने जा रहा हूं कि इस बात पे थोड़ा डिस्कशन करना है कि वीटी ग्राफ जो है वो नेगेटिव, वो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया नेगेटिव कैसे होता है, या ग्राफ का एरिया नेगेटिव कैसे होता है वो समझ लो, है ना। मैं 2 मिनट के लिए पेन लाता हूं। दो मिनट रुक जाओ। बस 2 मिनट, रिलैक्स। यस, मैं एक वीटी ग्राफ लेता हूं। सपोज ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, इसको क्वेश्चन विजिबल होगा। हैमिंग बर्ड, कुलदीप कंफ्यूज मत होना, चिड़िया ही होती है। हैमिंग बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड एंड इट्स वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। हैमिंग बर्ड को तुम बर्ड ही समझो। गिवन द ग्राफ बिलो वेयर राइट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। वास्तव में फिजिक्स सिर्फ जेई वाले पढ़ रहे हैं, नीट वाले तो सिर्फ औपचारिकता दे रहे हैं। यही हो सकता है। हाँ, नीट में फिजिक्स की जरूरत भी नहीं है, नीट वालों को डॉक्टर में क्या फिजिक्स काम आएगी, वो भी 1/4 पोर्शन है, तो नीट वालों के लिए जबरदस्ती का करा रहे हैं, है ना। फिजिक्स होनी नहीं चाहिए, और जेई में केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेई में इंजीनियर को केमिस्ट्री की क्या जरूरत पड़ती है जब तक वो केमिकल इंजीनियर नहीं है। अगर केमिकल इंजीनियर को छोड़ दे तो इंजीनियर को केमिस्ट्री कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में कहीं काम नहीं आती। Hummingbird flying around a velocity v as a function of time given the graph below where rightward is the positive velocity। तो इसमें निकालना डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम। तो मैं कुलदीप का एक आंसर बताने की कोशिश करता हूं कि एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव कैसे होता है। वैसे तो बहुत आसान सवाल है, 0 से 3.5 तक निकालना, आंसर तुम निकाल लोगे। थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। एक्चुअली में इसके वीटी ग्राफ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसके वीटी ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो इसका एक, ये कैसे चलता है वो देख लेते हैं। तो सपोज करो ये इसका पोजीशन, मतलब ये कहीं पे पोजीशन था, पोजीशन तो दी नहीं रखी है, तो कोई भी पोजीशन ले लो। t इज इक्वल टू जो 0 है वहां पर वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 0 हम यहां पे ले लें। t इज इक्वल टू 0, वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है, -2 मीटर पर सेकेंड है, यानी ग्राफ तुम्हें रीड करना आता ही होगा। t इज इक्वल टू 0 पे, और ये वीटी ग्राफ है, कोई टेंशन नहीं, ये वीटी ग्राफ है।
यहां पे देख लेना, अगर यहां पे टाइम नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, अक्सर यहां पे वेलोसिटी टाइम होता है, अगर ये टाइम नहीं है तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, धोखे से हो गया। 80 ग्राफ तक चल जाता, वो नीट लेवल का था, अगर यहां पे V और S है तो जेई एडवांस का हो गया फिर तो, है ना। तो ये VT, खैर यहां पे तो VT है, तो इसमें देखो पहले उसकी वेलोसिटी शुरू में नेगेटिव -2 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर मैं कोई पार्टिकल बनाऊंगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ग्राफ को मैं एनालाइज करूं तो यहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में वेलोसिटी कम हो रही है और 1 सेकेंड पे 0 हो रही है। तो रफली बनाता हूं, मैं ज्यादा फेयर काम नहीं करूंगा इसमें। नेगेटिव में वेलोसिटी कम हो रही है और 1 सेकेंड पे, पोजीशन नहीं पता एग्जैक्टली पोजीशन कहां पर होगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे, मगर यहां पर वेलोसिटी कम होके 1 सेकेंड पे 0 हो रही है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है ना। t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। जहां पर वेलोसिटी 0 होती है वहां पर ऑब्जेक्ट पलटी मारता है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब, अगर कोई चीज, मैं दूसरा कलर लेता हूं, अगर कोई चीज चल रही है ना, अगर कोई चीज, 2 मिनट रुक जाओ, फोन भी आते रहते हैं बीच में, है ना, 1 मिनट। अगर कोई चीज चल रही है, अगर कोई चीज चल रही है, तो मान लो ये चल रही चीज, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये पलटी मारेगा, ठीक है। तो पलटी मारेगा जहां पर वेलोसिटी, अभी पोजीशन नहीं पता मैंने, मुझे इसकी पोजीशन नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं दिया है कि t = 0 पे x की वैल्यू 0 है, मुझे ये नहीं पता। मगर पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, पार्टिकल ऐसे दिखाया, पहले वेलोसिटी पीछे की तरफ है, ये ब्लू पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, ये इसकी वेलोसिटी, मैंने पार्टिकल यहां पे बना लिया, तुम्हें अगर इससे तकलीफ हो तो वेलोसिटी यहीं पे दिखा दो, ये ब्लू पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, मैंने ब्लू कलर से बना लिया, आई थिंक समझ गए होगे। इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये पीछे की तरफ है वेलोसिटी, ठीक है, पीछे की तरफ वेलोसिटी है, फिर यहां पे 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, ये पलटी मार गया। फिर क्या कहता है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक फोन लगातार आ रहा, मैं एक फोन रिसीव, 2 मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ 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 हाँ, मुझे 15 मिनट बाद बेटे फोन करो, 15 मिनट बाद, है ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये है, हाँ, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके बाद देखो यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। अभी तक यहां तक डायरेक्शन नेगेटिव है, यहां तक नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी वेलोसिटी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है, और आखिरी में कहां तक हो जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पता नहीं वो वापस आ रहा नहीं आ रहा है, मगर ये नाउ, अब देखो, अब कुलदीप का जो आंसर है वो ध्यान से देखना, कि देखो अब तुम्हें यहां से एरिया नेगेटिव होगा, वो समझ में आ जाएगा, बहुत समझ में आएगा। देखो 0 से लेकर, बहुत ध्यान से देखना, लॉजिकली बता रहा हूं, आंसर तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुलदीप का आंसर मैं स्पेशली, कि एरिया नेगेटिव होता है, मतलब एरिया जैसे 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान से देखो, 0 से 1 सेकेंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है ना, 0 से 1 सेकेंड तक ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली VT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। उसके बाद 1 सेकेंड के बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, और अगर कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है 1 सेकेंड के बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि नीचे का एरिया नेगेटिव होगा और ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा। बाकी चीज बहुत आसान है, ठीक है, आई थिंक तुम्हें लॉजिकली समझ में आया होगा कि कौन सी ये आसान है, कौन सी चीज मुश्किल है ना। फिर अगर इसमें ये पूछा है कि निकालना है हैमिंग बर्ड इतना फंक्शन इतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये नेगेटिव एरिया लोगे,
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये वाला एरिया निगेटिव लोगे तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, इसी में कर देता हूं, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 2 के बराबर, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी -1, -1 मीटर होगा क्योंकि सब एम के सिस्टम में है। फिर इधर चाहे तो ट्रेपीजियम ले लो या ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल कहां से कहां तक बोला है, 3 से फ्रॉम 3 to 3.5 सेकेंड, एक सेकेंड मैं इसको कर लेता हूं 0 से, सवाल चेंज कर दिया मैंने, ये सवाल नहीं था, 3 to 3.5 तो बहुत आसान है, वो कौन करेगा, ठीक है, इट इज फ्रॉम 0 to 3.5 करता, ठीक है, 0 to 3.5, ठीक है, हाँ 0 से 3.5 तक करना, तो 0 से 3.5 तक क्या हो जाएगा, 0 से 3.5 तक क्या हो जाएगा, 0 से 3 तक तो ये वाला एरिया हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, हाफ, बेस कितना है 3, मैं यहां पे कलर चेंज कर दे थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, हाफ, बेस कितना है, बेस 3 नहीं है, बेस इतना है, बेस ये है, तो बेस होगा 2, 3 - 1 2, बेस 2 है, 3 - 1 2, और हाइट कितनी है 4 इंटू 4, तो ये वाला एरिया हो गया, ब्लू वाला एरिया पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव, रेड वाला -1 हो गया, -1, फिर एक छोटा वाला ये देख लो 3.5 तक अगर निकालना है तो ये छोटा और बचा रहेगा, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो ये वाला एरिया और करेंगे, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, नीचे 0.5 लेंथ इंटू ब्रेथ, 0.5 है ना, लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी है 4 के बराबर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है 0 से, 3 से नहीं, 0 से 3.5 तक अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हो जाएगा -1 है ना, प्लस कितना हो जाएगा, +4 और ये कितना हो जाएगा +2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, है ना, आई थिंक इट इज क्लियर, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब नीट वाले जा सकते हैं, अब नीट के लिए डिस्कशन नहीं है, अब अगला 15-20 मिनट मैं जेई वालों के लिए बात करूंगा, नीट वाले ना समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नीट वाले ना समझे तो जेई के लिए 2 स्पेशल चीजें रह गई हैं, फटाफट 15 मिनट जेई वालों के लिए, आज 15 मिनट नहीं तो फिर बहुत टाइम दूंगा आगे, क्योंकि आज लिमिटेड क्लास है, नहीं तो फिर कल से परसों से कल से मेरा टाइम वही होगा, 7 बजे से होगा, फिर रात में अपना रात अपनी होगी, है ना, फिर रात में खुद ही डिस्कस करेंगे, तो अब पूरा क्लास खत्म, बेसिक खत्म हो गया और नीट वालों के लिए खत्म हो गया, अब मैं थोड़ा डिस्कशन जेई वालों के लिए करूंगा, ठीक है। पहले तो वही सवाल लेता हूं जो छोड़ा है मैंने, है ना, जो छोड़ा था वो सवाल है, ये सवाल नीट वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, 6 क्वेश्चन है ना, नीट वालों के लिए, हाँ ये क्वेश्चन मैं दोबारा से करूंगा, जेई वालों का क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, एक तो इसमें 6 क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ले लो इसमें, और यहां से जेई शुरू हो गया, नॉट फॉर नीट, ये सवाल नीट में कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो पहले तो ये एएस ग्राफ है, तो इसमें अपने जो कंसेप्ट है वो नए बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही सिखा रहा हूं, इसमें राम लखन एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही आएगा, वो सीख ले, एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही आएगा, मगर एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बेसिक से आएगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इस समय एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही सिखा रहा हूं, तो इस समय जो पुराने रह गए एक्स्ट्रा कंसेप्ट वही सिखाऊंगा, तो मैं 15 मिनट में, अभी तो आज टाइम कम बचा है, मगर 2 एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन था, है ना, और ठीक है, और एक ये चीज है, देखो शायद मैंने बीच में एक कंसेप्ट सिखाया हो तुम्हें, ए की वैल्यू होती है dv/dt, एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ए की वैल्यू होती है dv/dt, अब नीट वाले जा सकते हैं, अब उनकी इच्छा है, ठीक है, अब मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा,
यहां से dv अपॉन dt को उन्होंने क्या किया था, इसको ds से मल्टीप्लाई किया था, या dx से कर लो, ds से कर लो, किसी से भी कर लो, dx से डिवाइड किया था। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv बाई dx, या ds कुछ भी कर लो। तो ये बेसिकली एएस ग्राफ है, एएस ग्राफ है। तो इस फॉर्मूले से काम चलाना पड़ेगा। एएस ग्राफ है, एस की जगह एक्स भी कर सकते हो, इट इज बेसिकली यहां पे एक्स भी ले सकते हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। ट्रेडिशनली एक्स कर दो या एस कर दो, जो मैंने एक्स लिखा। तो ये एएक्स ग्राफ है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ए डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी वी। ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। तो ये चीज हो गई एरिया अंडर ए एक्स कर्व। कहां से कहां तक होगा, लिमिट लगा दोगे, इसका मतलब हो गया एरिया अंडर ए एक्स कर्व, अंडर ए एक्स कर्व। है ना। और ये चीज अगर v वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2। और सपोज करो इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर लेते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा v इनिशियल से v फाइनल। तो चाहे तो याद रखो, चाहे तो इसको बना लो, ऐसा कंसेप्ट जो मर्जी हो करो। तो क्या आ गया, एरिया अंडर ए एक्स कर्व क्या होता है, एरिया अंडर ए एक्स कर्व, एरिया एक्स कर्व, एरिया अंडर ए एक्स कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बन गया इसके लिए। तो ये एक नया फॉर्मूला है, ये नीट में ऑब्वियसली यूज नहीं होगा, है ना। एरिया अंडर ए एक्स कर्व इज इक्वल टू, बाकी नीट वालों को कोई है तो अगर अपना लेवल बढ़ाना तो याद कर सकते हो, बेसिक आया ये बेसिक से ही ऑब्वियसली। उसके बाद इस सवाल में अब इसको ट्राई कर सकते हो, तुमने ट्राई तो कर ही लिया पहले ही, मैं बताता हूं। इसमें नीचे की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पर 3 दिया है, यहां पर 4 दिया है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हो, यहां पे ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो उसने जानबूझ के नहीं दिया, नहीं ये कौन सा सवाल है, -5 दिया तो है, यही वाला नहीं, ये वाला नहीं था, सॉरी ये ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, डिफरेंट क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये टी कर, ये वाला था, सॉरी ये वाला था, गलत सवाल ले लिया। हाँ यहां पर देखो, इसको जूम करता हूं, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा कि यहां पर वैल्यू नहीं दे रखी है, मगर जरूरत नहीं है उसकी, शायद अपने आप आ जाएगी। देखो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के, आई थिंक दिख रहा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो ये साइड सपोज करो, ये इसकी वैल्यू कुछ ले लो, मान लो इसकी वैल्यू है A1, तो ये A1, तो इसको लिख सकते हो A1, ये साइड क्या हो जाएगी, A1 -15, ठीक है। ये साइड और इस साइड का रेशियो निकाल लो, A1 -15 और ये साइड क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, ये साइड कितनी हो जाएगी, 5। अभी हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और ये साइड कितनी हो गई, 5/5 बराबर हो गई,
तो A1 की जो वैल्यू 551 हो गया, A1 की वैल्यू आएगी, है ना, वैल्यू आएगी, ये मैग्नीट्यूड देगा, इसकी वैल्यू तो निगेटिव ही होगी, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगी ना, 5 कैंसिल हो गया 20, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी -20। बोलो, इससे खाली न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी, A1 को बड़ा तो हम पहले ही मान चुके हैं। कुलदीप, ये असली, ये जो भी है जेई वाले हैं, ये असली सवाल है जेई का, तो ये माइनस हो गया, -20 हो गया। अब बताओ आप क्या चाहिए, अब तो कर लोगे ये A1, ये अब मिल गया, तो समझ आया कैसे निकाला मैंने। सिमिलर ट्राइंगल की, इन दोनों में सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, नीचे वाले की जरूरत ही ना है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। इस साइड को पहले A1 मान लिया था, उसकी वैल्यू -20 मीटर पर सेकंड आ गई, इसको A1 मान लिया था। समझ में आया तो बोलो यस, जल्दी बोलो फटाफट, समझ में आया। अरे ये साइड लेंथ कितनी होगी, इस साइड की लेंथ कितनी होगी, A1 -15 नहीं होगी, y कोऑर्डिनेट। अरे यार मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा आज गलत किया है, हाँ समझ गया नहीं गलत किया, सॉरी, गलत किया, समझ गया, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो सही है। A1 -15 नहीं होगा, A1 -0 होगा। ये साइड की लेंथ कितनी होगी, A1 -0, जबरदस्ती डिफिकल्ट बना दिया। प्रॉपर्टी सही लगाई, इसको 15 x कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो A1 -0 गलत किया है, A1 -0, और इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी तो 5 हो जाएगी इजी को डिफिकल्ट बता दिया मैंने, कभी कभी ऐसा ही होता है। A1 -0 और ये साइड का रेशो, और इसकी वाली साइड क्या है, इन दोनों के साइड का रेशो, इसकी छोटी साइड क्या है 5, और इसकी छोटी साइड क्या 5, दोनों की 5 ही 5 तो है। A1 की वैल्यू 5 आएगी, ये -5 आएगा, -5 आएगा, यस A1 5 आएगा। हाँ अब करो, फिर आगे करो, गलती हो गई, ध्यान ही नहीं दिया, अब आगे करो, देखो आगे बाकी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वो तो समझ गए हो, बेसिक तो समझ गए होगे। अब करो ये फॉर्मूला लगाओ जो बताया, एरिया अंडर का, आगे आंसर निकालो, आंसर कौन सा होगा, अब आंसर निकालो, अब तो सब बता दिया, अब आंसर निकालो, अब आंसर बताओ क्या आ रहा है, अब आंसर बताओ। आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया, नोट कर, अब आंसर बताओ। हाँ आ गया भाई, अब तो आंसर कर लो, आंसर बता रहे हो कि करूं, आंसर निकालो। यानी एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, एरिया अंडर हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। एक फॉर्मूला दोबारा लिख दो, यहां पे लिख दिया ना, हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अंडर AX कर्व, एरिया अंडर AX कर्व, अंडर AX कर्व। अब करूं कि तुम करोगे, फटाफट करके दिखाओ, दिखा दिया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, अब यही फॉर्मूला लगाना, तो सारी वैल्यूज आ गई। इसके नीचे का एरिया निकालो, अब ऊपर का एरिया अब भी पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा, ऊपर का पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा, ऊपर का पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा। चलो अब देख ही लो, इसमें बहुत टाइम लग गया, बस 2 मिनट। ये हो जाएगा हाफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल निकालनी है 15 सेकंड पे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, केमिस्ट्री वाले सर वेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0,
इनिशियली 0 है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला एरिया तो पॉजिटिव होगा। अरे वाई कोऑर्डिनेट स्नेहा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? इसकी साइड लेंथ कितनी होगी? इस वाली की साइड लेंथ कितनी होगी? a1 माइनस 0 होगी ना। इसका बॉटम वाला, इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसका ये वाला कोऑर्डिनेट a1 के बराबर हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, तो a1 माइनस 0 होगा। मैं इसको 15 समझ रहा था, वो तो x कोऑर्डिनेट है। इसकी किसी भी वर्टिकल साइड की लेंथ कितनी होती है? स्नेहा अगर समझ में आ गया तो कमेंट को डिलीट कर दो, अगर समझ में आ गया तो कमेंट डिलीट कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, है ना। जैसे ही समझ में आया कमेंट डिलीट कर दो, नहीं समझ आया तो ये साइड लेंथ कितनी होगी, ये साइड लेंथ कितनी होगी, है ना। इसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा ना, इसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ कितनी होगी? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंस लेंगे। समझ आ गया होगा। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल की वजह से प्रोपोर्शनल है, इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। 6 बज चुका है, मैं फटाफट ये सवाल करता हूँ। हाफ एरिया कितना हो जाएगा? अब इसका एरिया कितना आएगा? अब देखो ये जेई का सवाल होता है, इस पर दिमाग लगता है जेई वाले सवाल में, नीट वाले सवाल में दिमाग नहीं लगता। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है? 10, और ये अचानक से कठिन सवाल आ गया, तो ये आ गया 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 हो गया। आई थिंक कैलकुलेशन सही है। नीचे वाले पे जाओ, नीचे वाले पे जाओ, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस है भैया 5, और हाइट भी कितनी है? 5, ठीक है। पहले बेस 10 था, हाँ, तो ये हो गया 25 का आधा, 25/2। तो टोटल ये एरिया कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 25 हो गया, आई थिंक कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो ऊपर वाला 25 हो गया, माइनस नीचे वाला क्या हो गया? 25/2, 25/2, तो 2 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। 50 माइनस 25, 25 ही होगा, ठीक है। हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, वी फाइनल 5 ही आएगा। आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने मेरे से पहले निकाल लिया, शाबाश। ओके, आई थिंक चलो केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं, है ना। क्लास खत्म करता हूँ, अभी ये टाइम रहेगा। और जेई वाला मतलब ये मैंने किया, पहले बेसिक बता सिखाऊंगा, फिर नीट का टाइम हो जाएगा, फिर 10 मिनट का टेस्ट ले लेंगे बीच में, और करीब 15-20 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, और फिर बाद में जेई का टाइम करेंगे, क्योंकि जेई के टाइम में कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जब तक मतलब 8-10 व्यूअर रहेंगे तब तक मैं सिखाता रहूंगा जेई का। जेई में तो बहुत है, बहुत सारे सवाल ले सकते हैं, और जैसे इस सवाल में देखो अच्छा खासा टाइम लग गया, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखना, इसमें बच्चे को लगेगा कि ये वैल्यू नहीं दे रखी, इनकम्प्लीट है, मगर ऐसा नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लग गई, अलग से फॉर्मूला भी लग गया, बहुत सारी चीजें।